Okay, so guys, good afternoon. Right now, full-fledged lecture start करते हैं. So today we started with the financial analysis part, but उसके पहले हमने क्या क्या किया हुआ है ये हम देख लेते हैं. So we have done this two topic, the business risks and financial risks. उसमें हमने leverage देखे थे, operational, financial and combined leverage. We have done 8 प्रॉब्लम्स जो यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम्स थे लास्ट ईयर्स के, एज वेल एज आई थिंक सो लास्ट 2019 का ऑनलाइन हो चुका है, बट स्टिल हमने बहुत सारे इसमें से प्रॉब्लम देखे थे. टेक सम एक्सरसाइज ऑन दैट विद सम इंटरप्रिटेशन. द टोटल वेटेज ऑफ दिस एंटायर टॉपिक इज 20% एज पर मे 2019 पेपर. एक ही क्वेश्चन आता है और वो 15 मार्क्स का होता है, 15 मार्क का होता है. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, थ्योरी प्रॉब्लम आते नहीं है. And there is a one unit that is called as the scope of objective of financial management. This is the entire theory topic. इसमें से ऑब्जेक्टिव्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एक शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आता है. So remaining topic is cost of capital, financial analysis and capital structure strategies. Okay, so हमारा ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस वाला पार्ट है, हम ये अभी इस कंटिन्यू बिकॉज एक पूरा क्वेश्चन हो चुका है उसमें से, और उसके बेसिक पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम एक्चुअली आज से बात करेंगे. एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट्स आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजीज. इसमें से तो ज़्यादा थियरी पार्ट आता है, पर लास्ट ईयर दे आर आस्किंग सम क्वेश्चंस आल्सो, सो हम भी कर लेंगे. वो बेसिकली इसका जो पार्ट है इसमें से ऑप्शनल आता है टाइम्स वैल्यू मनी के लिए. व्हाट वी आर cover right now. So what we will cover right now is here is financial analysis. We did one exercise in classroom already when मैं बोला था. Now we are taking some more practical problems. Most of the last year question, basically आज मेरे दो जो questions हैं वो based on the last year ही होने वाले हैं. 2019 में का एक क्वेश्चन है और एक 17 का क्वेश्चन है 2017 का. Download the exercise sheet, that is the handout sheets, okay, from the classroom. वो लिंक आपको आ जाएगी क्लासरूम में. मैं पहले हैंडआउट शीट्स अपलोड करने वाला हूँ, उसके बाद वीडियो आने वाला है. डोंट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ एनी थिंग व्हाइल यू आर वाचिंग द वीडियो, क्योंकि एक्सेल फाइल भी मैं जैसे कि जैसे आपको मेल करने वाला हूँ. सो आप आपको स्टडी मटेरियल्स में से डाउनलोड कर सकते हो एंड वो आपके पास रख सकते हो. सो इट विल बी हेल्पफुल. बट मेरे ख्याल से आपके पास एक्सेल भी होने दो, पर आप अपनी नोटबुक में ये चीज़ें राइट डाउन कर लो. ओके, प्लीज डोंट ड्रॉ द एक्सेल फॉर्मेट, बट स्टिल एज इट इज आप उससे कर सकते हो. आई विल प्रोवाइड द एक्सेल अलॉन्ग विद द, तो मैंने ऑलरेडी इसको बोल दिया. चलो लेट्स वी स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो I just wanted to show you that कि this is our exercise, today's exercise. पहले हम एक्सरसाइज रीड करते हैं, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूँ मैं. थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं भी ये पूरी टेक्नोलॉजी से बहुत नया हूँ. सो बहुत ऊपर नीचे होता है. सो दिस इज कॉमन सेम टू कॉर्पोरेट फाइनेंस फाइनेंशियल एनालिसिस टॉपिक हमारा चल रहा है. उसमें से ये question 2019, and this question, exact this question, okay, they are asking in examination. Okay, so pehle main read karta hu what is exactly the question. Complete the following balance sheet from the information given below. Balance sheet as on 31st March 2018. The liability part is here and asset part is here. You can see that ki there are some figures are missing. So liability part में देखिए क्या क्या दिया है. Equity share capital दिया है of ₹100 each, question mark नहीं दिया है एक्चुअली. वो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा. 10% डिबेंचर्स दे दिए हैं 4 लाख के. ये हमें फुल हो गए फॉर फाइंड आउट इक्विटी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे डेट एंड इक्विटी दे दिया है. तो अभी मुझे क्वेश्चन पता है, सो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ. बट स्टिल ओके, वी गो थ्रू विद करंट लायबिलिटीज दिए. सिंडिकेटर्स नहीं दिया हुआ है. अदर करंट लायबिलिटीज 2 लाख है. सिंडिकेटर्स की अमाउंट नहीं दी हुई है एंड अदर करंट लायबिलिटीज की दे दिए 2 लाख रुपए. एसेट साइड में आते हैं. एसेट साइड में फिक्स एसेट नहीं दिए गए हुए कोई भी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है. करंट एसेट्स है स्टॉक्स, डेटर्स एंड अदर करंट एसेट्स, पर उनकी अमाउंट दी गई नहीं है, मतलब एसेट पार्ट पूरा ही नहीं दिया. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. द फर्स्ट वन इज द सेल्स. सेल्स ऑफ फॉर द ईयर इज 48 लाख रुपीस. ओके, सो 48 लाख रुपीस के हमारे पास शेयर दे दिए. ये मैं क्या कर रहा हूँ बीच में, एक्चुअली सॉरी. ओके, देन उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%. ओके, इससे इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, तो किन लोगों की बत्ती
जली होगी तो इट इज नथिंग बट इन दोनों से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स इज 2 लाख दिया हुआ है। परचेज एंड सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस, दोनों मतलब परचेज और सेल्स मतलब क्रेडिट बेसिस भी है, इसमें कोई कैश बेसिस है ही नहीं। DTR है, that is debtors turnover ratio, sales upon debtors 12 times and creditors है cost of sales upon creditors 12 times। cost of sales यहाँ पे आया है तो समझे ये एक चीज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। EPS दे दिया है 20%, then stock turnover ratio है 10 times है, okay, debt equity ratio 0.25 is to 1 and current ratio is 1.6 to 1। ठीक है, सो अभी हम उसको थोड़ा सा बाजू में ले लेते हैं और हमारी शीट लाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट राइट नाउ अपने लिए, थोड़ा सा ओके। अरे यार मैं क्या कर, वेट, थोड़ा नीचे लेना है। हाँ, सो हमारे लिए इतना ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमें शेयर स्क्रीन में दिखना चाहिए भाई, इतना नहीं दिखना है। हाँ ओके, सो दिस इज एक्सेल फाइल। हाँ थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कि मैंने कुछ तो किया है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेशन, नॉट मोर देन दैट। ओके, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था कि ये जो डेट पार्ट है यहाँ पे डिबेंचर्स एंड इक्विटी, और इक्विटी अपने पास मिसिंग वैल्यू है, सो उससे हम क्या कर सकते हैं, तो उससे हम, मैंने पहले बोला कि हम इससे इक्विटी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेट टू इक्विटी रेशियो दिया है। सो गाइस व्हाट इज द डेट टू इक्विटी रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्विटी निकाल रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.25 is to 1। दिस इज आवर डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, और डिबेंचर्स कितने दे दिए हैं हमारे पास, तो डिबेंचर्स है 4 लाख के, 4 लाख के डिबेंचर्स है। ठीक है, अभी हम इक्विटी निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सो डेट टू इक्विटी ना, सो दैट इज द पोर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी, दैट इज हमारे पास रेशियो दिया है, दैट इज 1/25। इसको हमने डेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या मिल सकता है, इक्विटी मिल सकती है, नथिंग बट इज गाइस 1/0.25 इनटू डेट का अमाउंट, कितना डेट है, दैट इज 4 lakhs इज द अमाउंट। ओके, इसको हमने किया तो हमारे पास इक्विटी का पोर्शन आ सकता है। मैं इसके लिए एक्चुअली डायरेक्ट आंसर निकल सकता है एक्सेल पे, पर मैं थोड़ा सा आपको सिखाने के लिए, मतलब समझने के लिए मैं ये पार्ट मेंशन ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि हाउ वी कैन कैलकुलेट द ओके इक्विटी इज नथिंग बट अपने पास डेट टू इक्विटी का रेशियो है, उसमें से अपने पास डेट की अमाउंट है, सो डेट इज 0.25 is to 1, so 1/0.25 into 4 lakhs हम करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इक्विटी मिलेगा, दैट इज 16 lakhs rupees। इज दैट ओके? अगेन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इट रिप्रेजेंट, इट्स अ डेट, दिस इज अ इक्विटी। ओके, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, 0.25 एंड दिस इज अ 1। अपने को डेट दिया हुआ है, दैट इज 4 लाख रुपीज। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इट नथिंग बट मैंने 1/0.25 इनटू ओके 4 लेस किया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज ऐसे होता है कि 1 इंटू 4 लेस डिवाइडेड बाय 0.25 हो जाता था, और यहाँ पे भी सेम ही होगा, दैट इज 4 लाख इंटू 1, दैट इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 0.25, मुझे अलग नहीं होता, इट इज अ मैथमेटिक्स। ओके, सो सेल्स अभी हाँ द नेक्स्ट पार्ट, अभी हमने इक्विटी तो निकाल दिया, अभी अपने पास इक्विटी आ गया है 16 लाख रुपए का। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हम बेसिकली इसी में नीचे दैट इज क्रेडिटर्स वाला पार्ट है हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है परचेज एंड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट बेसिस, तो हम यहाँ से क्रेडिटर्स जो है सेंट्री क्रेडिटर्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इज ओके क्रेडिट अपॉन सेल्स इज इक्वल टू 12 टाइम्स। ठीक है, सो अभी हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की जरूरत लगेगी,
क्योंकि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला तो हमें क्रेडिटर्स की अमाउंट निकाल सकते हैं, पर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालें, तो हमारे पास सेल्स ऑलरेडी दे दिया है और जीपी भी दे दिया है। सो सेल्स हमारे पास है, सेल्स कितना है, दैट इज 48 lakhs, 48 lakhs, GP is 25% of sales, ऐसे होता है। ओके, सो 25% ऑफ सेल्स है। सो GP is 25% ऑफ सेल्स। सो अभी हमें क्या निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हम पहले क्या करेंगे, सेल्स में से GP माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स माइनस क्रॉस प्रॉफिट। पर गाइस ध्यान दीजिए, ये हमें डायरेक्ट क्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो सेल्स हमारे पास ऑलरेडी है, सेल्स हमारे पास कितना है, 48 lakhs। ओके, 48 lakhs माइनस इनटू में डालूंगा थोड़ा सा ब्रैकेट में डालूंगा 25% इनटू 48 lakhs। ओके, सो ये करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो इनका एक्चुअल कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सो 36 lakhs। ओके, दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है एक्सेल पे, और भी इजी पड़ जाता है, ये मैं स्टेप पूरी की पूरी मिस कर सकता हूँ। एंड गेटिंग द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओनली जस्ट ओके ये सम कमांड और सेट ऑफ फॉर्मूलास। सो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स है। राइट नाउ नेक्स्ट पार्ट, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स का हमें निकालना है दैट इज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 3, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो मैंने नीचे लिखा है, कितना दे दिया है अपने को क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, 12 टाइम्स। मैंने यहाँ पे 12 टाइम्स लिखा है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो मैंने नीचे लिखा है, आगे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मुझे आगे लिखना है उसका फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इज कॉस्ट ऑफ sales divided by creditors। Okay, so cost of goods, cost of sales divided by creditors हमें ये दिया है। cost of sales हमने निकालना है, that is कितना है, 36 lakhs divided by creditors हमें निकालना है। Okay, so creditors हमें निकालना है, तो divided by creditors है 12 times, this is the cost of the creditors turnover ratio। अभी 30 creditors यहाँ पे चला गया, 12 times जो है 12 amount it is, and coming into the numerator part, so sorry denominator part, 36 lakhs divided by 12, and we can get an answer over here, that is 3 lakhs। so हमें creditors का amount मिल चुका है, this is a 3 lakhs rupees। ठीक है, so अभी हमें creditors भी मिल गया। the next part, okay, हम क्या करेंगे, next part that is the 4th point, what we have to do। so देखते हैं, अभी हमने यहाँ पे creditors फाइंड आउट किया है, liabilities पार्ट पे ही है हम, यहाँ पे हमने creditors फाइंड आउट किया है, डेट इक्विटी शेयर कैपिटल फाइंड आउट किया है। तो हम बेसिकली देख सकते हैं, तो करंट लायबिलिटीज हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, सो राइट नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी पूरा हो गया, क्योंकि क्रेडिटर्स मिल गया और करंट लायबिलिटीज मिल गई, तो 3 लाख और 2 लाख 5 लाख का करंट लायबिलिटीज हमारे पास मिल गया। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, करंट एसेट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे, तो हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट रेशियो, दैट इज अ करंट रेशियो 1.6:1। सो करंट ratio is 1.6:1। this is the ratio is given। अभी हम पहले निकालते हैं टोटल करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज
सो करंट लाइबिलिटीज हम निकालते हैं। करंट लाइबिलिटीज कैसे आएंगी? क्रेडिटर्स प्लस व्हाट? अदर करंट लाइबिलिटीज। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, दैट्स ओनली वन पार्ट, करंट अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास क्रेडिटर्स है। क्रेडिट्स कितना अभी हमने निकाले ऊपर, दैट इज अ 3 लाख प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज हमारे पास कितना है जो गिवन है ऑलरेडी लिखा हुआ, दैट इज अ 2 lakhs rupees. So what is the amount of the current asset is 5 lakh. Is that okay? ये मुझे लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, you are very well to know that creditors is 3 lakhs जो हमने ऊपर निकाला यहाँ से, और अदर करंट लाइबिलिटी विच इज गिवन दैट इज 2 lakhs, so ये आया 5 lakhs। इससे अभी हम निकालेंगे करंट एसेट। सो करंट एसेट निकालने के लिए करंट एसेट्स हम निकाल रहे हैं सेम एज इट इज। ऊपर हमने जैसे डेट इक्विटी का किया था वैसे अभी हमारे पास करंट रेशो इज नथिंग बट करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज तो अपने पास आ चुकी है, हमें अभी करंट एसेट्स निकालना है। सो यहाँ पे करंट एसेट इज 1.6:1। सो हम अभी इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1.6 डिवाइडेड बाय 1 into current liabilities, that is this amount. So ये कितना है? 5 लाख रुपए करंट लाइबिलिटीज, 5 लाख रुपए। इसका आंसर हम देखते हैं, दैट इज इक्वल टू, क्वेश्चन डाला तो अपने आया, दैट इज 8 lakhs rupees। सो करंट एसेट्स इज आर 8 lakhs rupees। तो अभी हम 4 चीजें हमने फाइंड आउट की हुई है। द फर्स्ट वन इज equity amount, second one is cost of sales, third one is creditors, and right now current assets। current assets के बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, that is अभी हम स्टॉक के बारे में थोड़ा देखते हैं। स्टॉक रिलेटेड अपने पास क्या चीज़ है? तो एक तो है अपने पास स्टॉक टर्नओवर रेशो है। सो इससे क्या हम निकाल सकते हैं? तो स्टॉक टर्नओवर रेशो से हम बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक वी कैन स्टार्ट विद फाइंड आउट वी कैन स्टार्ट विद द फाइंड आउट विद द स्टॉक टर्नओवर रेशो। मतलब पहले स्टॉक टर्नओवर रेशो से हमें क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, एंड दिस विल बी हेल्प इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, अपने को ये इम्पोर्टेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड विद द स्टॉक टर्नओवर। सो स्टॉक टर्नओवर कितना है? 10 times। सो स्टॉक एंटर होता है, स्टॉक टर्नओवर इज अ 10 times, और स्टॉक टर्नओवर दैट इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ओके, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना एवरेज स्टॉक से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 10 times हायर। तो बेसिकली अभी हमें क्या निकालना है? मैंने बोला दैट इज द एवरेज स्टॉक। सो एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ये 10 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा नीचे, एंड हियर इज अ फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, सो अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो है, अपने पास एवरेज स्टॉक निकालना है। सो एवरेज स्टॉक जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे आ जाएगा एवरेज
stock is equal to cost of goods sold हमने निकाला था ऊपर, that is 36 lakhs divided by 10 times of stock टर्नओवर रेशियो का. सो अपने पास आंसर नीचे आ जाएगा 3,60,000. ये एक्चुअली इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत है. 3,60,000. सो दिस इज द एवरेज स्टॉक. बट गाइस यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं देने के कारण ओके ये एवरेज स्टॉक ही अपना क्या हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ क्लोजिंग स्टॉक. सो क्लोजिंग स्टॉक is equal to average stock. So therefore the closing stock is 3,60,000, same as it is. So भी हमने यहाँ पे एवरेज क्लोजिंग स्टॉक निकाला. सो नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैलकुलेट अ डेटा. बेसिकली एक्चुअली मुझे डेटा निकालना था बट मैंने क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया. सो अभी हम डेटर्स निकालेंगे. डेटर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है? सो नथिंग बट एक ही चीज़ है हमारे पास, डेटर्स टर्नओवर रेशियो दैट इज सेल्स अपॉन डेटर. सो अपने पास सेल्स का अमाउंट है, सेल्स डेटर्स टर्नओवर रेशियो है. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द डेटर्स का अमाउंट. ठीक है. सो debtors turnover ratio ये है हमारे पास कितना है? दैट इज 12 टाइम्स है. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको 12 टाइम्स. यहाँ पे मैं फॉर्मूला डालता हूँ डेटर्स टर्नओवर रेशियो का. डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स. ओके. सो दिस इज फॉर्मूला. यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करेंगे. सेल्स का वैल्यू है 48 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय डेटर्स हमें निकालना है. सो हम यहाँ पे डेटर्स को लेंगे इज इक्वल टू 48 lakhs divided by 12. So the answer of the debtor is मतलब कितना डेटर है फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज. ये अपने डेटर्स की अमाउंट आ चुकी. सो गाइज अभी तक हमने क्या क्या फाइंड आउट किया एक बार देखते हैं. ये फाइंड आउट इक्विटी वैल्यू. थोड़ा मैं बोल्ड करता हूँ क्या क्या फाइंड आउट किया नहीं समझेगा. इक्विटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की. देन कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की. देन सेकेंड हमने क्रेडिटर्स फाइंड आउट किए. देन हमने करंट एसेट्स फाइंड आउट किए. सो दिस इज करंट एसेट्स अमाउंट. हाँ करंट एसेट्स. करंट एसेट्स दिस इज वी फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक. एंड अब भी हमने फाइंड आउट किया डेटर्स का वैल्यू. ओके. सो व्हाट इज द नेक्स्ट? अभी हमें नेक्स्ट जो निकालना है वो हम निकालेंगे फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए. सारी जो चीज़ें हमें करनी वो फाइंड आउट करने के लिए. बट हमें इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए. देन नंबर्स मतलब हमें वो सारी चीज़ें हैं. सो अभी हम क्या चीज़ें हैं हमारे पास? एक तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, एक है ईपीएस बचा हुआ है. सो उससे हम कुछ निकाल सकते हैं क्या देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड taxes. So पता है operating expenses and taxes that is very important which is actually required okay for
पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए लगता है कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ खर्चा कितना लगा ऑपरेटिंग पर्पज के लिए। सो जीपी माइनस नेट प्रॉफिट उसका फॉर्मूला है। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस द नेक्स्ट वी फाइंड आउट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड टैक्स। सो इसके लिए फॉर्मूला ये है इस जीपी क्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। ओके, सो मुझे क्रॉस प्रॉफिट, अभी क्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्या, तो मैं बोलूँगा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी डन सेकेंड पार्ट। ओके, तो ये जो है यहाँ पर हमें नहीं निकालना है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं फिर से एक बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर निकाल दिए क्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो क्रॉस प्रॉफिट is equal to 25% of 48 lakhs, that is 6% of 48 lakhs. So equal to डालोगे और क्रॉस प्रॉफिट मिलेगा और क्रॉस प्रॉफिट आया बाहर। कैसे निकाला पता चले, ऊपर देखो यहाँ पे। ओके, 25% is equal to 11% into 48 lakh, that is GP ratio into sales। हमारे पास क्रॉस प्रॉफिट मिल गया, क्रॉस प्रॉफिट is equal to 1 lakh 12 लाख सॉरी माइनस 2 लाख। ये 2 लाख कहाँ से आया, तो 2 लाख रखने को नेट प्रॉफिट आगे दिया हुआ है गिवन। सो अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 लाख रुपीज इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टैक्सेस। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, ओके वो आगे के बाद देखेंगे। ये फिर अभी इससे बाद और क्या कर सकते हैं, ईपीएस नहीं देखा था, ईपीएस को देखते हैं। चलो ईपीएस का क्या कर सकते हैं, ईपीएस में हम बेसिकली नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं ईपीएस से। यस, सो ईपीएस दिया हुआ है, ईपीएस कितना है 20 रुपीज़ है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला आप सबको याद आ रहा होगा आई थिंक सो, नेट profit divided by number of equity shares। Number of equity shares। So this is the formula। थोड़ा भी ऊपर लेता हूँ। This is formula। हमारे पास नेट प्रॉफिट है, EPS is 20 रुपीज़ आता है। नेट प्रॉफिट is 2 lakhs given as divided by number of equity shares। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिनोमिनेटर में यहाँ पे जाएगा, इस साइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इस साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा इक्विटी शेयर्स। मेरा माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये हाँ इक्विटी शेयर्स। अभी यहाँ पे 2 lakhs एज इट इज, नेट प्रॉफिट न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20। सो यहाँ से अपने को जो आंसर मिलेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, इससे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, 1 लाख। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी नॉट 1 लाख, इट इज 10,000 शेयर्स, सॉरी
सो 10,000 शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल गए हुए हैं, ओके, फ्रॉम द ईपीएस। ओके, सो ईपीएस से भी मिल गए तो इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू पर शेयर। तो इक्विटी कैपिटल में से हम क्या निकाल सकते हैं, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल सकते हैं। सो इक्विटी नंबर में कैपिटल इक्वल टू number of equity shares into face value of per share। तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 10,000 इंटू फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर है 100। मल्टीप्लिकेशन किया गया सॉरी 10,000 into 100, so 10 lakhs, so equity share is 10 lakhs। So guys, number of first of all equity shares निकालें और अभी हमने इक्विटी शेयर कैपिटल निकाला। सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 lakhs। पहले हमने कहा तो आपको याद आ रहा होगा, तो इक्विटी निकाला था 16 लाख। इक्विटी इंक्लूड्स द रिजर्व्स एंड सरप्लस आल्सो, ठीक है। सो अभी हमारे पास प्रॉपर इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट आ चुकी है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल में से हमने इक्विटी में से इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने माइनस किया तो हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस की अमाउंट आ जाएगी। सो पॉइंट नंबर 10 यहाँ पर ये करने वाला है, फाइंड आउट द रिजर्व्स एंड सरप्लस RNS। सो RNS फाइंड आउट करने के लिए हमें लगेगा पहले इक्विटी का फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। इक्विटी कैसे होता है, तो इक्विटी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस निकालने हैं, RNS निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्विटी में से इक्विटी शेयर कैपिटल को माइनस करेंगे। सो इक्विटी हमने निकाला था, दैट इज वो आया था 16 लाख माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल, ऊपर ये हमारा दैट इज 10 लाख रुपीज, ठीक है। सो इसमें से हम देखो ये दोनों में से माइनस करेंगे तो एक्चुअली सीधा साधा कैलकुलेशन में आ जाएगा इज 6 लाख रुपीज। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है अपना 6 लाख रुपीज, डन। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस इज 6 लाख रुपीज। तो टोटल लायबिलिटीज आ सकती है, यस। अभी हमने जो जो चीजें की है उसमें से हमने टोटल लायबिलिटीज हम निकाल सकते हैं। टोटल लायबिलिटीज में कौन सी चीजें मेंशन हो सकती है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा यहाँ से। सारे इक्विटी लायबिलिटी का पार्ट हमने कवर कर चुके हैं। हमारे पास इक्विटी है, इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्रेडिटर्स है, देन हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने नंबर ऑफ शेयर्स बाकी, ठीक है। सो हमारे पास टोटल जो लायबिलिटी का पार्ट है, टोटल लायबिलिटी, वो हम अब कर सकते हैं। अभी ये मैं थोड़ा सा निकालना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यू नो दैट। सो टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटी में से
हमने इक्विटी कैपिटल देखा, इक्विटी कैपिटल हमारा आया कितना, दैट इज 10 lakhs रुपीज, 10 lakhs। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें मिला, रिजर्व्स एंड सरप्लस अमाउंटेड रुपीज 6 lakhs। एंड उसके बाद हमने क्या निकाला, तो हाँ 10% डिबेंचर्स है वो लेना पड़ेगा, बिकॉज पूरी बैलेंस शीट ही एक साइड की बना रहे, तो 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर हमारे पास गिवन है, वो कितने हैं, दैट इज 10% डिबेंचर इज 4 लाख रुपीज। एंड नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटीज पार्ट है, करंट लाइबिलिटीज में से करंट सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हमने फाइंड आउट किए थे, सन्ड्री क्रेडिटर्स वो कितने थे भाई, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटिंग रुपीज हाउ मच, 3 lakhs, अरे 3 लाख यहाँ पे है, और लगाए कहाँ पर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट वगैरह 3 लाख। और अदर करंट लाइबिलिटीज जो है, liabilities is 2 लाख, गिवन है वो। तो कुल मिला के टोटल, सॉरी ट्रैकिंग देना ज़रूरी था, नहीं स्टिल मेरा नहीं आ रहा, ठीक है बाबा, सम हम लिखना भूल गए हैं, सो सम करो, दिस इज 25 lakhs रुपीज, सुपरी करंट लाइबिलिटीज आ गई हमारी, ओके 25 lakhs रुपीज। यहाँ पे टोटल एसेट्स भी लिख लेते हैं, तो हम जब एसेट्स कैलकुलेट करेंगे तब हम यहाँ पे आ जाएंगे। चलो द नेक्स्ट पार्ट इज